हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम ऋचा शर्मा और रोज हम मिलते हैं दिन में आपके डेली करंट अफेयर्स सेशंस के लिए अराउंड 12। सो 12 से 12:15 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन टेक्निकल रीजंस, अगर कहीं अटक जाते हैं तो 12:15 बजे, वरना 12 बजे हम सेशन लेकर के आते हैं। तो आज हमको कवर करने हैं 2 जुलाई 2024 के सीए, यानी कि आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के करंट अफेयर्स, क्योंकि आज तिथि पंचांग के हिसाब से ये तिथि है। अगर आप विक्रम संवत देखेंगे तो 2081 साल चल रहा है विक्रमी संवत से, शक संवत से 1946 चल रहा है और ग्रेगोरियन कैलेंडर से 2024 चल रहा है। बिल्कुल, तो हम हिंदू कैलेंडर देखते चलते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर सको। सो चलिए शुरू करें। उससे पहले कल जो सेशन हुआ था उसका क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर डिस्कस करेंगे। आई हैड आस्क्ड यू हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी कल हमने डिटेल में बात की थी सीबीडीटी के बारे में, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, एक्सेट्रा। सो उसके नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? डायरेक्टली किस पे टैक्स लगा रहे थे हम? रवि के ऊपर लगा रहे थे। रिमेंबर, हमने कहा था सन इतनी तेज गर्मी फेंक रहे हो, डायरेक्ट टैक्स लगना चाहिए तुम्हारे ऊपर। सो सीबीडीटी यानी डायरेक्ट टैक्स के नए चेयरपर्सन रवि अग्रवाल अपॉइंट किए गए हैं। देन सेशन के दौरान कुछ क्वेश्चंस किए थे रैंडमली। आज नम्रता तमांग आपका रिस्पॉन्स पिक किया है बच्चे। मैंने पूछा था कि जीएसटी जो होता है, क्योंकि कल बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े थे, जीएसटी डे आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे आता है, डॉक्टर्स डे आता है, पोस्टल वर्कर्स डे आता है, रिमेंबर। जीएसटी किसके अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? आई हैड आस्क्ड यू। तो ये एक डुअल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, डेफिनेटली सेंट्रल जीएसटी भी आता है और इसी में स्टेट जीएसटी भी होता है, दोनों मिलकर के पूरा जीएसटी बनाते हैं। देन T20 वर्ल्ड कप जो हमने इस बार जीता है 2024 में, इससे पहले भी एक बार हम T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। कब जीता था? तो 2007 में जीता था। किसको हराया था? पाकिस्तान को। कैप्टन कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। देन शेफाली वर्मा ने अभी सबसे फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाई है विमेन टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आपसे मैंने पूछा था कितनी बॉल्स में उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई है, 194 बॉल्स, राइट। सो ये सब कल के क्वेश्चंस का डिस्कशन हो गया। एक छोटा सा हैप्पी पीस ऑफ मैसेज भेजा था किसी बच्चे ने। निर्मल भाटिया, आपका मैसेज था कि मेरा सीपीओ का एग्जाम हुआ, एसएससी सीपीओ का, और यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले इन क्लासेस से। वेरी हैप्पी। आई रियली होप आप बच्चे जो भी अभी एग्जाम फेस कर रहे हो, जैसे कि CHSL चल रहा है, एसएससी CHSL, तो आप लोग भी अच्छा करके आओगे। एसएससी का पैटर्न थोड़ा ये रहता है कि सिर्फ अभी के करंट अफेयर नहीं, थोड़े पुराने करंट अफेयर भी पूछता है। तो 2023 के करंट अफेयर पे अच्छे से पकड़ रखिएगा। अभी तक नहीं पता तो ईयर बुक आपके लिए दे रखी है परचम ने, ईयर बुक रेफर कर सकते हो। ईयरली करंट अफेयर 2023 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर के भी वीडियोज रेफर कर सकते हो, पर 2023 के करंट अफेयर को इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। और आज आपके 4 वीडियोज पूरे दिन में आएंगे। अभी ये डेली सी आप देख रहे हो, उसके बाद में आपका एक लाइव सेशन आएगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs एंड MCQs SSC CHSL के बायोलॉजी के डिस्कस होंगे। लाइव सेशन होगा, ठीक है। आपका शेड्यूल शेयर हो जाएगा, देख लीजिएगा आप चैनल के ऊपर, और सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमारे जो भी हैं सब हम डाल देंगे। उसके बाद आपका मंथली करंट अफेयर आज आना है जिसमें हम नेशनल न्यूज़ डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद आपकी 6 मंथली सीरीज भी आज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा जो कैलेंडर मतलब शेड्यूल है आज का, कौन कौन से सेशंस कितने कितने बजे आएंगे, वो YT कम्युनिटी पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह शेयर होंगे। डू चेक इट आउट। चलिए, अब हम शुरू कर लेते हैं हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे के साथ में। 2 जुलाई को जो पहला इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कौन होते हैं? जो स्पोर्ट्स के बारे में जर्नलिज्म करते हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स की बातें ही लिखते हैं, बताते हैं। इस दिन की शुरुआत 1994 में की गई थी। क्यों ऐसा खास क्या हुआ था? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन को 70 साल पूरे हुए थे, क्योंकि 1924 2 जुलाई 1924 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन एग्जिस्टेंस में आई थी। उसके 70 साल पूरे होने की खुशी में फिर इस दिन को मनाना शुरू किया जाने लगा। बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं। इनफैक्ट ये भी ज़्यादा ध्यान नहीं रखोगे तो चल जाएगा। अच्छा, ये डे सिर्फ हल्का से एक बार देखने जैसा है कि वर्ल्ड UFO डे कब आता है। UFO क्या होते हैं? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। एलियन है या नहीं है? हम एलियन तो नहीं है, दूसरे लोग एक्चुअली में इंसान और हम एलियन हो, ऐसा भी हो सकता है ना। एलियंस बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में, जिसका हम इतना सा भी अंश अभी नहीं देख पाए हैं, और हम अकेले जीवित व्यक्ति हों यहाँ पे। आई समहाउ फेल टू अग्री टू इट। एनी विच वेज, वर्ल्ड UFO डे कब मनाया जाता है? ये भी 2 जुलाई को मनाया जाता है। तो इमेजिन कर लीजिए, स्पोर्ट्स चल रहा है और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लिख रहे हैं, अरे मैच के बीच में एक UFO आ गया। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे और UFO डे। बस ये डे ना, इनमें डिटेल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नाम और डेट एक बार देखने जैसी है। चलिए,
हमारी जो T20 वर्ल्ड कप की टीम है वो अटक गई है अभी। क्यों? क्योंकि बारबाडोस जहां पे फिनाले खेला गया, बारबाडोस में फिनाले कहाँ हुआ, कौन सा स्टेडियम था, कल हमने पढ़ा है, चलो लिखो। जो T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का फिनाले खेला गया इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, वो कौन से स्टेडियम में खेला गया, बारबाडोस में। सो बारबाडोस अभी एक हरिकेन से जूझ रहा है, एंड दैट इज बेरिल। हरिकेन का क्या नाम है? बेरिल। सो हरिकेन बेरिल के बारे में हम देख लेते हैं। पहली चीज, हरिकेन बेरिल कहाँ स्ट्राइक कर रहा है, तो जो कैरेबियन विंडवर्ड आइलैंड्स हैं जो कि वेस्ट इंडीज के अंडर में ही आते हैं, विच इंक्लूड्स बारबाडोस, ग्रेनेडा, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, इन आइलैंड्स पे हरिकेन बेरिल अपना इंपैक्ट, बहुत सिवियर इंपैक्ट दिखाने वाला है और एक्सट्रीमली डेंजरस कैटेगरी 4 में इसको क्लासिफाई किया गया है, राइट। और हमारी टीम भी वहीं पे है, उनकी फ्लाइट्स वगैरह थी पर वो सब कैंसिल हो गई, सो दे आर देयर ओनली। ये जो हरिकेन है, नॉर्मली हरिकेन क्या होता है, जैसे हम साइक्लोन बोलते हैं ना, इंडियन ओशन में अगर उठता है तो सो हम उसे साइक्लोन बोलते हैं, वही चीज अगर नॉर्थ पैसिफिक साइड में उठेगी तो उसको हरिकेन कह दिया जाता है। सेम चीज होती है, डिस्ट्रक्टिव ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है जिसमें बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बारिश आती है, लो प्रेशर एरिया होता है, इसलिए गश गश करती हुई हवाएं हर तरफ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है ना हवाएं, तो सब आती हैं। सो हरिकेन्स को ही साइक्लोन भी कहा जाता है, टाइफून भी कहा जाता है। कहाँ पर ये स्टॉर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, उनके बेसिस पे इनका नामकरण होता है। जैसे कि अटलांटिक ओशन या ईस्टर्न नॉर्दर्न पैसिफिक साइड में जहां जैसे कि अभी हो रहे हैं तो इनको हरिकेन कहेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक है तो टाइफून कहलाते हैं ये, साउथ पैसिफिक या इंडियन ओशन है तो साइक्लोन कहलाते हैं, वही चीज, नाम अलग अलग है। सो हैरिकेन बेरिल बारबाडोस, ट्रिनिडेड टोबैगो, ग्रेनेडा, इस वाले हिस्से में यानी कैरेबियन विंडवर्ड आइलैंड में मैसिव डैमेज कर सकते हैं। क्योंकि हम वर्ल्ड कप की बात अभी कर ही रहे हैं, अभी मामला ठंडा नहीं हुआ, इमोशंस आर स्टिल ऑन द सर्च, तो चलिए एक और हैप्पी अनाउंसमेंट जो किया गया है वो ये है कि BCCI ने अनाउंस किया है मैसिव प्राइज मनी 125 करोड़ रुपीस की, जो हमारी विनिंग टीम रही है T20 वर्ल्ड कप की उसको दी जाएगी। सो 125 करोड़ रुपीस का धनराशि अनाउंस किया गया है। और ये व्यक्ति कौन है भाई? जय शाह हैं, ठीक है, सेक्रेटरी किसके? BCCI के। अगली खबर इंपॉर्टेंट, देखिए कोई भी नया मालवेयर आता है, कोई भी नया स्पाईवेयर आता है, कोई भी साइबर अटैक से रिलेटेड कोई नई चीज बन जाती है तो वो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई नई टर्म है, जैसे जूस जैकिंग हमने पढ़ी थी, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, किसके बारे में हमें पढ़ना है? स्नो ब्लाइंड बैंकिंग मालवेयर है ये। क्या नाम है इस मालवेयर का? स्नो ब्लाइंड। बिल्कुल आपके ऊपर स्नो बिछा दी गई, आप ब्लाइंड हो गए हो। स्नो ब्लाइंड बैंकिंग मालवेयर ये क्या करता है, एंड्रॉयड यूजर्स जो हैं, जिनके पास एंड्रॉयड फोन्स हैं, उनके अंदर पर्टिकुलरली टारगेट करता है और आपके सारे जो आपने सेफ्टी मैकेनिज्म्स लगा रखे हैं, आप अपने पासवर्ड्स लगाते हो, आप अपना 2 पिन वेरिफिकेशन एक्सेट्रा लगाते हो, उन सबको फेल करते हुए आपके बिना ऑथराइजेशन के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करवा सकता है ये। हाँ, तो बहुत खतरनाक सा है, लेकिन अपने आप नहीं आएगा। अगर आप कोई ऐसी अनऑथराइज साइट्स खोल देते हो, उनसे आप अनऑथराइज से लिंक्स डाउनलोड कर लेते हो, या फिर फिशिंग हुई है, जैसे कि आपको मेल्स आते हैं और उनमें अजीब अजीब से लिंक्स होते हैं, आप उन पर क्लिक कर देते हो, तो इन सब चीज़ों से ये जो मालवेयर है ये आपके सिस्टम के अंदर या फ़ोन के अंदर एंड्रॉइड में आता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। कोई भी अनऑथराइज लिंक पे क्लिक नहीं करना है, कोई भी चीज़ जो आप जानते नहीं हो, आपको फिशी सी लग रही है, उसको डाउनलोड नहीं करना है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। सो देखो, एंड्रॉइड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और लाइनेक्स का कर्नल जो है, इनका एक फीचर होता है बहुत अच्छा सा, उसको एक्सप्लॉइट करके ये हमारे सिस्टम में घुसता है। लेट अस अंडरस्टैंड। सो स्नो ब्लाइंड मालवेयर क्या है? ये एक बैंकिंग मालवेयर है, नंबर 1, बैंक से रिलेटेड गड़बड़ियां करता है। और ये टारगेट किसको करता है? एंड्रॉइड यूजर्स को करता है, हमारे बैंकिंग क्रेडेंशियल्स स्टील करके, जैसे हम पिन्स डालते हैं, एम पिन डालते हैं, ऑथराइज करते हैं, वो सब स्टील कर लेता है। और ये डील्स कर देता है, यानी ट्रांजैक्शंस कर देता है विदाउट आवर परमिशन। कैसे आता है? दूसरे प्लेटफॉर्म से या फिशिंग के थ्रू आता है। फिशिंग मतलब, फिशिंग में क्या होता है ना, आप कांटा फेंकते हो, इसी तरह से जो सामने वाला बंदा है आपको कोई ऐसे लिंक्स भेज देगा जिन पे आप क्लिक करोगे तो आपका सिस्टम हैक हो जाता है या फिर वो आपके सिस्टम में एंटर कर जाता है। ये सबसे ज्यादा एक्टिव इस तरह का जो मालवेयर है स्नो ब्लाइंड, ये कहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव है? अभी साउथ ईस्ट एशिया में इसकी एक्टिविटी ज्यादा देखी जा रही है ना। ये किस चीज को एक्सप्लॉइट करता है? वाज टेलिंग यू, सेकॉम्प यानी सिक्योर कंप्यूटिंग।
सो ये जैसे ही सिक्योर कंप्यूटिंग अपना फीचर चालू करे उससे पहले ऐसे कोड्स आपके सिस्टम में डाल देगा, फोन में डाल देगा, जिससे सेकॉम इसको पहचान ही नहीं पाएगा। ये अच्छी चलती हुई एप्लीकेशंस को भी करप्ट दिखा देगा, ताकि अकेला ये मालवेयर फील ना हो सिस्टम को कि अच्छा यही एक पर्टिकुलर चीज़ है जो गड़बड़ है, वो अच्छी चलती हुई चीज़ों को भी गड़बड़ दिखा देगा। तो बड़ा स्मार्ट सा एक मालवेयर है। ये एक ऐसा पीस ऑफ कोड डाल देता है जिससे सेकॉम एंटी टेम्परिंग मेजर शुरू ही नहीं कर पाता, और ये आपके बायोमेट्रिक्स को, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इन सबको डिसेबल कर देता है। मतलब कुल मिला के आपके फ़ोन में ये रहेगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपके फ़ोन के अंदर है, और आप अपने ट्रांजैक्शंस करते रहोगे, ये उनको कॉपी कर लेगा सारे एमपिन्स वगैरह को, और बाद में खुद ही ट्रांजैक्शंस कर देगा। बहुत खतरनाक है। हाँ, तो ध्यान रखना है, कुछ भी अनऑथराइज हमको क्लिक या डाउनलोड नहीं करना है। चलिए, ऑल राइट, नेक्स्ट हम आते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। सबकी आंखें अच्छे से खुली हुई होनी चाहिए, कान अच्छे से खुले हुए होने चाहिए, बिकॉज ये है SBI के चेयरमैन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज। सो CS सेटी, कौन? CS सेटी, चल्ला श्री निवसुलु सेटी। सो ये जो व्यक्ति हैं, इनको नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ SBI के लिए क्लियरेंस मिल चुका है बाय फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। मतलब इनका सिलेक्शन हो चुका है कि ये अगले SBI चीफ बनेंगे, SBI चेयरमैन बनेंगे। अभी SBI चेयरमैन कौन है? खरा साहब हैं, दिनेश खरा। लेकिन वो अपनी सीट से जाएंगे कब? 28 अगस्त को वो उनका टर्म खत्म हो रहा है। तो उनके बाद, दिनेश खरा जी के बाद कौन हमको देखने को मिलेंगे? सेट्टी जी देखने को मिलेंगे। SBI को सेट्टी, CS सेट्टी विल बी लीडिंग द बैंक। आफ्टर 28 अगस्त है ये, अभी नहीं है। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो भी एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। देखिए, इंडियन आर्मी की 7 कमांड्स होती हैं। यू रिमेंबर, कई बार हम पढ़ चुके हैं इंडियन आर्मी की टोटल कितनी कमांड्स हैं। तो ये देखिए, नॉर्दर्न कमांड, ये ट्रेनिंग कमांड, सेंट्रल कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड, ये टोटल 7 कमांड्स होती हैं। इनमें से जो ट्रेनिंग कमांड आपको दिख रही है ना, ये शिमला में हेडक्वार्टर्ड है। हर एक कमांड कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर्ड होगी, ये इस मैप से आप आइडिया लगा सकते हो। सो जो शिमला ट्रेनिंग कमांड है, उसके जो चीफ हैं, दैट इज GOC-INC, दैट इज जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, हेड जो इस पर्टिकुलर कमांड के हैं, वो कौन अपॉइंट हुए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा। कौन अपॉइंट हुए हैं? देवेंद्र शर्मा जी अपॉइंट हुए हैं। तो एक शर्मा जी आपको पढ़ा रही हैं, एक शर्मा जी यहाँ ट्रेनिंग लेंगे, मतलब ट्रेनिंग को हेड करेंगे, लेंगे नहीं। सो ट्रेनिंग कमांड जो है शिमला, हिमाचल प्रदेश में, उसको कौन हेड करेंगे? जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? देवेंद्र शर्मा जी हुए हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं IAS ऑफिसर सुजाता सोनिक। सुजाता सोनिक जी हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को इतने सालों में, मोर देन 60 ईयर्स में, पहली बार एक महिला चीफ सेक्रेटरी मिली हैं। उनका नाम क्या है? सुजाता सोनिक। सुजाता सोनिक, ओके, ठीक है। 1 लाइनर अपॉइंटमेंट्स हैं, इनमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम थोड़े अवार्ड देखेंगे। अच्छा, ओके ओके ओके, आज के सेशन की सबसे बड़ी हाईलाइट क्या है? आज हमको 3 न्यू क्रिमिनल लॉज को डिटेल में देखना है। तो आज के सेशन में पहले हम सारी न्यूज देख लेंगे, और फिर वही वाला सेक्शन जो है 3 न्यू क्रिमिनल लॉज का, उसको डिटेल में देखेंगे, और फिर हम रिविजन क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। ठीक है, चलिए। सो पी गीता विंस फर्स्ट एवर के सरस्वती अम्मा अवार्ड्स। ये जो अवार्ड्स हैं, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं। के सरस्वती अम्मा अवार्ड्स किसने इंट्रोड्यूस किए हैं? ये इंट्रोड्यूस किए हैं विंग्स, यानी विमेन्स इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट्स, केरला ने। फेमिनिस्ट स्टडीज, फेमिनिज्म के ऊपर किताबें लिखना, उनसे रिलेटेड स्टडीज करने के चलते अवार्ड दिया जाता है। और ये मेडन यानी पहली बार ये अवार्ड दिया जा रहा है। के सरस्वती अम्मा अवार्ड किसको मिला है? पी गीता को मिला है। किसे मिला है? पी गीता, राइट। चलिए, देन अवार्ड में ही फर्दर चलेंगे। ट्री मैन ऑफ तेलंगाना अवार्ड, ट्री मैन ऑफ तेलंगाना, ये जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है बलराम जी को। किसको दिया गया है? बलराम जी को। और ये सिंगरेनी के CMD हैं, सिंगरेनी कंपनी है, टोटल पूरा नाम देखते हैं अभी, सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड। इसके CMD हैं N बलराम। इनको अवार्ड मिला है ट्री मैन ऑफ तेलंगाना का। और क्यों मिला है और किससे मिला है? तो किससे मिला है? ग्रीन मेपल फाउंडेशन ने यह अवार्ड दिया है। ग्रीन मेपल फाउंडेशन है। ग्रीन मेपल फाउंडेशन जो है ये हर साल अवार्ड देती है
जिसने भी एनवायरनमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया हुआ होता है, कंट्रीब्यूट किया होता है, उनको दिया जाता है। और जो एन बलराम जी हैं, इन्होंने 18,000 से भी ज़्यादा सैपलिंग्स इंडिविजुअली लगाई हैं और करीब 35 मिनी फॉरेस्ट 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर खड़े कर दिए हैं अपने खुद के एफर्ट से, इसलिए इनको ट्री मैन ऑफ तेलंगाना का अवार्ड दिया गया है बाय ग्रीन मेपल फाउंडेशन। क्लियर? चलिए फिर अब हम चलते हैं, थोड़ी सी स्टेट कैटेगरीज देख लेते हैं जो जो भी आती जाएंगी। तो सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम ने अभी एक इंटरेस्टिंग सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया और उसको नाम दिया गया ग्वाला दिवस। ग्वाला दिवस। सो ग्वाला दिवस ऑर्गेनाइज किया है कौन से स्टेट ने? सिक्किम ने। जितने भी काउमेन हैं, मिल्क मैन जो होते हैं, उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए, मिल्क प्रोड्यूसर्स को, बेसिकली मिल्क मैन जो डिलीवरी करते हैं वो नहीं, जो प्रोडक्शन में लगे हुए हैं वो। सो मिल्क मैन ऑफ द ईयर अवार्ड भी अनाउंस किया गया कि हर साल दिया जाएगा। और बस इतनी सी आपको बात ध्यान रखनी है, मिल्क मैन ऑफ द ईयर अवार्ड सेरेमनी एंड ग्वाला दिवस, ये दोनों ऑर्गेनाइज किए गए। किसने किए? सिक्किम ने किए। कौन है गवर्नर सिक्किम के? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। सीएम कौन है? बिल्कुल प्रेम सिंह तमांग गोले। देन चलते हैं उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश की तरफ से एक अनाउंसमेंट आ रहा है कि उत्तर प्रदेश इस्टेब्लिश करेगा 2000 करोड़ की लागत से एक बायोप्लास्टिक पार्क। बायोप्लास्टिक पार्क 2000 करोड़ वर्थ रुपीस का कहाँ सेटअप होगा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ सेटअप होगा? लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे गोला गोरखनाथ, लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में गोला गोरखनाथ में ये डेवलप किया जाएगा। ओके, और ये पीपीपी मॉडल पे बनेगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनेगा। तो गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट प्लेयर कौन है जो आएगा? बलरामपुर शुगर मिल्स। ये जो इतनी डिटेल है ना, कौन सी शुगर मिल आ रही है, क्या आ रहा है, ये सिर्फ यूपी वाले बच्चे आप ध्यान रखिए, बाकी बच्चे आपको मेन न्यूज ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश 2000 करोड़ का बायोप्लास्टिक पार्क सेटअप करने वाला है लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, दैट इज इट। अब बायोप्लास्टिक क्या होती है? ऐसी प्लास्टिक जो कि कोई ना कोई नेचुरल चीज से बनी हुई होती है, जो कि बहुत इजीली बायोडिग्रेडेबल हो, जैसे कि सनफ्लावर से बन गई है, कॉर्न से बन गई है, शुगर बीट से बन गई है, इन सब से जब प्लास्टिक बनाई जाती है बायो प्लास्टिक कहलाती है। क्लियर? देन फिर हम चलते हैं सेंट्रल रेलवेज। रेलवेज का जो सेंट्रल जोन है, तो सेंट्रल रेलवे ने इंस्टॉल किया है फ्लोटिंग सोलर प्लांट। सेंट्रल जोन अनवील्स इंडियन रेलवेज फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट। तो इंडियन रेलवेज का, भारतीय रेलवे का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। ये क्या करेगा? हमारी रेल्स को सोलर पावर से इक्विप करने में मदद करेगा, ताकि 2030 तक रेलवेज जो है वो जीरो कार्बन एमिशन की तरफ मूव कर सके। अब ये प्लांट कितने पावर का है, कहाँ लगाया गया है, ये देख लेते हैं। तो सेंट्रल रेलवे ने एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट 10 मेगावाट पावर कैपेसिटी का इंस्टॉल किया है। और कहाँ? इगतपुरी लेक। कहाँ पे जी? इगतपुरी लेक। अब इगतपुरी लेक कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, सो महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट्स वाले इलाके में, महाराष्ट्र में इगतपुरी लेक में ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट, जो कि हमारे इंडियन रेलवेज का पहला है, सेटअप किया गया है सेंट्रल रेलवेज द्वारा। ओके, सो वेंकैया नायडू जी, इनको पहचानते होंगे आप, पॉपुलर पॉलिटिशियन रहे हैं। सो वेंकैया नायडू जी का बर्थडे 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया कल, और उसके उपलक्ष्य में जो पीएम मोदी जी, उन्होंने 3 किताबें जो इन्हीं के ऊपर डेडिकेटेड थी उनको लॉन्च किया है। लिखी किसी और ने है ऑफ कोर्स, लेकिन उसका विमोचन किसने किया है? पीएम मोदी जी ने किया है। सो पीएम मोदी रिलीज 3 बुक्स ऑन लाइफ एंड जर्नी ऑफ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जो कि एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिशियन रह चुके हैं, हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनकी लाइफ के ऊपर, उनकी जर्नी के ऊपर 3 किताबें रिलीज की हैं पीएम मोदी ने। और 1 जुलाई को इनका 75th बर्थडे आया था वेंकैया नायडू जी का। कौन सी वो 3 किताबें हैं? वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, जो लिखी है एस नागेश कुमार ने। सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज द 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एक इन्फो आपको मिल गई, कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे? 13 नंबर के। ये किताब बेसिकली फोटोज का कलेक्शन है, जो कि आईवी सुब्बाराव जी ने कंपाइल की है। महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू, ये भी पिक्टोग्राफिक है और ये तेलुगु के अंदर है, इसको संजय किशोर जी ने ऑथर किया है। तो ये 3 किताबें हैं जिनका विमोचन या रिलीज किसने किया? पीएम मोदी जी ने किया है। चलिए, सो अगली खबर आ रही है, हमारा जो कंटिंजेंट जाएगा पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनसे रिलेटेड 3 किट्स को लॉन्च किया गया है। और किसने लॉन्च किया है? हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने। नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडाविया जी हैं। पहले हेल्थ मिनिस्ट्री देख रहे थे, अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री देखते हैं। उन्होंने और हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, इन दोनों ने मिलकर के ओलंपिक से रिलेटेड
हमारे जो कंटिंजेंट पूरा जाएगा, करीब 120 खिलाड़ी इस बार पार्टिसिपेट करेंगे रफली पैरिस ओलंपिक्स के अंदर। 3 किट इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला है प्लेइंग किट, जिसको पहन करके, जिस यूनिफॉर्म वगैरह को पहन के, ड्रेस को पहन के खिलाड़ी खेलेंगे। वो कौन सी कंपनी ने डिजाइन की है? JSW इंस्पायर ने। ओके, देन एक आता है सेरेमोनियल ड्रेस, जो अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए आप कल्चरल सी ड्रेस पहनते हो, तो वो किसने डिजाइन की है? तरुण तहलियानी ने, जो कि तस्व के ओनर हैं। और फिर जो आपके स्पोर्ट शूज वगैरह होंगे और ट्रैवल किट है, वो किसकी तरफ से है? प्यूमा की तरफ से है। सो मेन JSW इंस्पायर प्लेइंग किट दे रहा है। हमारी सेरेमोनियल ड्रेस तरुण तहलियानी की तरफ से आ रही है और इसी का विमोचन किया गया। चलिए अगली खबर लेते हैं मिनिस्ट्री से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इन्होंने लॉन्च किया है ई सांख्यिकी पोर्टल। ठीक है, तो ई सांख्यिकी, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स होता है, वैसे कॉमन सेंस लगाओगे तो रिलेट कर लोगे। तो ई सांख्यिकी पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और क्यों किया है? डेटा एक्सेस को एनहांस करने के लिए। एकदम लाइव डेटा मिलता रहेगा, जो भी हमारे स्टैटिस्टिशियंस हैं, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, वो यहाँ से डेटा यूज कर सकते हैं। और इस ई सांख्यिकी पोर्टल का विमोचन यानी कि लॉन्च किसने किया है? अरविंद पनगड़िया जी ने। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया कौन है ये? कुछ रिकॉल हो रहा है अरविंद पनगड़िया जी का सुनकर के? 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो अभी है, उसके चेयरमैन। 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस हो गई थी, राइट? उसके चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहीं पे मुझे बता दो, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब आता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड व्हेन? पढ़ा था रिसेंटली, बताइएगा। अगली खबर के लिए चलते हैं इंडियन नेवी की तरफ। इंडियन नेवी ने अपनी एक शिप को भेजा है, INS शिवालिक को। कहां भेजा है? रिमपैक 2024 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। रिमपैक जो कि US लीड करता है इस नेवल एक्सरसाइज को। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होती है, यानी बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं और सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज है ये। 2 साल में एक बार कंडक्ट की जाती है। इंडिया की तरफ से इस बार INS शिवालिक इसमें पार्टिसिपेट करने पहुंची है। और ये कहाँ हो रही है? हवाई के अंदर हो रही है। पर्ल हार्बर पे हमारी शिप पहुंची है। सो INS शिवालिक ने 29th रिमपैक एक्सरसाइज ज्वाइन की है, जो कि हवाई में हो रही है। कौन सा एडिशन है? 29th एडिशन है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज है। रिमपैक का फुल फॉर्म रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। रिम ऑफ द पैसिफिक यानी पैसिफिक का जो कोना कोना होता है, राइट? 29 नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोर देन 25,000 पर्सनल लोग आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। इंडिया से INS शिवालिक गई है। थीम रिमपैक 2024 की थीम क्या है? पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। इसमें हार्बर फेज जो होगा वो ऑनगोइंग है और जो रिमपैक एक्सरसाइज है वो 1 अगस्त तक कंटिन्यू होने वाली है। थोड़ा सा इसके बारे में स्टैटिक देख लेते हैं। रिमपैक जो कि लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है नेवी की, उसकी शुरुआत तो एनुअल एक्सरसाइज की तरह हुई थी। कब? 1971 में। ओके, और उस समय सिर्फ US, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ही इन्वॉल्व हुआ करते थे। लेकिन फिर ये एक्सरसाइज बड़ी हो गई और 1974 से बाइनियल भी होने लग गई, यानी 2 साल में एक बार। लीड कौन से देश करता है इसको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता है। अब हमारी जो INS शिवालिक गई है, उसकी खास बात क्या है? पहली बात तो यह है कि भारत की पहली स्टेल्थ फ्रिगेट थी INS शिवालिक, जो कि प्रोजेक्ट 17 के तहत डेवलप की गई थी। स्टेल्थ फ्रिगेट ऐसी होती हैं जो रडार पे बहुत इजीली आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती हैं, वॉरशिप्स होती हैं ये, राइट? और इसकी एक खास बात क्या थी? इंडियन नेवी की पहली ऐसी शिप थी जिसमें CODOG लगा हुआ था, यानी कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगा हुआ था। ठीक है, माज़गांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने इसको बनाया था और ये 2010 में कमीशन की गई थी इंडियन नेवी में। तो ये कुछ हमने स्टैटिक देख लिए। अब चलिए एक कीड़े के बारे में पढ़ते हैं। बटरफ्लाई भी एक इंसेक्ट है, मॉथ भी एक इंसेक्ट है, लेकिन बटरफ्लाई को हम प्यार करते हैं, मॉथ से थोड़ा हम दूर रहना पसंद करते हैं। तो एक रेयर मॉथ है, ओके, पतंगा जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना, पतंगा। सो दिस इज दैट। एक रेयर मॉथ है जो कि एंडेमिक था वेस्टर्न घाट्स के, राइट? और वो रीडिस्कवर हुआ है 132 ईयर्स बाद। हमारे यहीं का ही था, वेस्टर्न घाट्स का, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में देखा जाता था और 132 ईयर्स तक दिखा ही नहीं और फिर वापस से रीअपियर हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? चेरेटोल्पिस एरुबेसेंस। चेरेटोल्पिस एरुबेसेंस ये मौत है और कहाँ का? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एंडेमिक है। 132 ईयर्स के बाद वापस देखा गया। सबसे पहले जब रिकॉर्ड किया गया था 1891 के अंदर इसको रिकॉर्ड किया गया था। देन फ्रैंक डकवर्थ,
अभी देखिए पूरा क्रिकेट सीजन हॉट ऑन चालू था और अभी ये इमोशन रहेगा थोड़े टाइम तक, एग्जामिनर के पास भी रहेगा, तो वो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन क्रिकेट से दिखाएंगे ही दिखाएंगे। सो वहीं पे डीएलएस सिस्टम की भी बात आती है, या डीएलएस रूल कैलकुलेशन की मेथड की बात आती है। डीएलएस मेथड क्या है भाई, अगर क्रिकेट चल रहा है, पहली जो पारी थी, फर्स्ट इनिंग थी, वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अब सेकंड इनिंग के टाइम पे बारिश आ गई है, तो अब आप पूरे 50 ओवर नहीं खेल सकते हो फॉर एग्जांपल, तो अब आप कितने ओवर में आपको कितना टारगेट दिया जाना चाहिए, इसकी कैलकुलेशन कैसे निकाली जाती है, डीएलएस मेथड से निकाली जाती है। ये डीएलएस मेथड फ्रैंक डकवर्थ, जो कि एक को इन्वेंटर थे इस डीएलएस मेथड के, डकवर्थ थे इसमें लुइस स्टर्न, तो फ्रैंक डकवर्थ जो को इन्वेंटर थे इस डीएलएस मेथड के, उनका हाल ही में निधन हो गया है। सो ये एक ओबिचुअरी इंपॉर्टेंट हो सकती है, डीएलएस मेथड इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन में। स्टैटिस्टिशियन थे फ्रैंक डकवर्थ, और इनका जो फॉर्मूला था उससे रेन कर्टेल्ड क्रिकेट मैचेस को आगे क्या टारगेट दिया जाए सेकेंड इनिंग वाले को, वो डिसाइड किया जाता था। ठीक है जी, कैलकुलेट अ फेयर टारगेट फॉर सेकेंड टीम्स इनिंग, जब मैच रेन से इंटरप्ट हो जाए, नॉर्मल केसेस में नहीं। इसको सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1997। ये मेथड कब इंट्रोड्यूस किया गया कि अच्छा पहली टीम ने 50 ओवर खेल लिया, दूसरी टीम के पहले बारिश आ गई, तो अब हम इनको 30 ओवर खिलाते हैं, लेकिन अब इनका टारगेट कैसा रखें 30 ओवर के लिए। ओके, तो ये 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और फिर जो आईसीसी है उसने इसको फॉर्मली 2001 में अडॉप्ट किया है। क्लियर जी, चलिए ये एक न्यूज लेंगे और इसके बाद हम हमारी 3 क्रिमिनल लॉस पे मूव करेंगे। और ये न्यूज आ रही है जापान से, कि जापान ने अपनी न्यू करेंसी बैंक नोट्स जो हैं वो सर्कुलेशन में लाने का डिसीजन ले लिया है कल से, यानी 3 जुलाई से सर्कुलेशन में जापान के न्यू बैंक नोट्स आ जाएंगे। खास बात क्या है भाई इनकी खास बात ये है कि वर्ल्ड के पहले ऐसे बैंक नोट्स हैं जो कटिंग एज होलोग्राफी टेक्निक यूज कर रहे हैं। इससे जो पोर्ट्रेट नोट्स पे होगी ना, आप उनको मूव करोगे तो वो 3D इमेज मूव करते हुए आपको दिख जाएगी। पोर्ट्रेट्स ऑफ हिस्टोरिक फिगर्स अपीयर टू रोटेट इन 3D। ओके, सो ये कटिंग एज होलोग्राफी जो दुनिया में पहली बार यूज हो रही है बैंक नोट्स में, वो जापान ने इंट्रोड्यूस की है। और इसी के साथ साथ इन बैंक नोट्स को विजुअली इंपेयर्ड लोग भी अच्छे से यूज कर पाएंगे, बिकॉज इस पर टेक्टाइल मार्क्स हैं। क्लियर जी, तो सारी न्यूज एक तरफ, और अब ये वाली न्यूज है जो हम समझते हैं। देखिए जितने भी बच्चे लॉ रिलेटेड एंट्रेंस देने वाले हैं, जब भी कोई लॉ आ जाता है आपका, जैसे अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा था चीटिंग से रिलेटेड जो लॉ था, मैल प्रैक्टिसेस है ना एग्जामिनेशन में, वो आप ढंग से पकड़ कीजिएगा। ये वाला अभी जो रिफॉर्मिंग इंडियाज लीगल सिस्टम, इसमें 3 हमें लॉ देखने हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारतीय साक्ष्य बिल्स। इनके बारे में हमें पढ़ना है, जिन्होंने रिप्लेस किया है इंडियन पीनल कोड को, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को रिस्पेक्टिवली। तो चलिए समझना शुरू करते हैं, बिकॉज ये इंप्लीमेंटेशन में आ चुकी हैं 1 जुलाई से ये तीनों कानून। चलिए उससे पहले, क्योंकि अब ये पूरा एक चंक एक साथ पढ़ेंगे, तो जितने भी नए बच्चे प्लेटफॉर्म पे हैं, हेलो, वेलकम टू परचम। एंड आप जो भी डेली पढ़ते हो उसका PDF परचम के टेलीग्राम और ऐप से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, हिंदी में अलग मिलता है, इंग्लिश में अलग मिलता है। बहुत ही जल्दी आप लोगों को जो 6 मंथ का रफ्तार, क्वार्टरली रफ्तार अप्रैल मई जून का है वो मिल जाएगा, और 6 मंथ की जो मैगजीन होती है वो बहुत जल्दी रिलीज कर देंगे। जो मंथली सवाल है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, सारे बच्चों को मैं बता रही हूँ, और मंथली मैगजीन भी बहुत जल्दी आ जाएगी। ये सब आपको बाय 7 to 10 जुलाई के बीच में ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हुए दिखेंगे परचम ऐप और वेबसाइट पे। चलिए, आपको बाकी कोई अगर PDF लेना है अपार्ट फ्रॉम डेली सी है तो परचमclasses.in याद रखिएगा, इस वेबसाइट पे एक्सेस कर सकते हो आप। एंड द स्टूडेंट्स हु आर स्टिल नॉट अवेयर, परचम ऐप के ऊपर आपकी कंप्लीट जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन के लिए कोर्स चल रहा है, मेंट फॉर SSC एग्जामिनेशन। CGL Tier 2 की तैयारी तक आप यहाँ से बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप ही लोगों के लिए बनाया गया है रिकॉर्डेड लेक्चर, डाउनलोडेबल PDF, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस एंड प्रैक्टिस सेशंस, PYQ डिस्कशन, मॉक पेपर, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेंगे। और गो एंड चेक इट आउट ऑन परचम ऐप। कोई ना कोई डिस्काउंट भी अवेलेबल रहते हैं, यू कैन एक्सेस इट। डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, डेमो लेक्चर्स दिए हुए हैं वो देख लीजिएगा। इसमें स्टैटिक जीके का कोर्स मैंने ले रखा है मेजरली, और अपार्ट फ्रॉम सम 4-5 टॉपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर जिनमें निमोनिक्स की जरूरत नहीं होती है, बाकी सारे के सारे टॉपिक्स मैंने ले रखे हैं, निमोनिक्स से आपको पढ़ा रखा है। यू कैन चेक दीज थिंग्स आउट। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम समस्या हो रही है तो अभी आई बी टेलिंग यू द हेल्पलाइन नंबर, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। SSC जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज हाईली एग्जाम ओरिएंटेड आपके करंट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।
5500 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप है, टीयर 1 टीयर 2 के हिसाब से स्ट्रक्चर किया गया है। अभी तक नहीं देखा है तो पर्चा मैप पे चेकआउट कर लीजिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम आती है पोस्ट परचेज के बाद तो parchamclasses06@gmail.com पे आपको लिखना है। चलिए जी, सो इंडिया ने नई 3 क्रिमिनल लॉज को इफेक्ट में ला दिया है 1 जुलाई से। इनका जो अप्रूवल था वो ऑलरेडी हमको लास्ट ईयर मिल चुका था, प्रेसिडेंट की मुहर लग गई थी, लेकिन इफेक्ट में अब ये 1 जुलाई से आई हैं। सो इंडिया ने इसकी कॉलोनियल एरा की, हमारे पहले क्रिमिनल लॉस चल रहे थे जब ब्रिटिश हुआ करते थे उनके समय के, तो वो सुधार पे इतना फोकस नहीं करते थे, पनिशमेंट पे ज़्यादा फोकस करते थे। और अभी के टाइम से जैसे अगर साइबर क्राइम हो गया तो उस लॉ में कोई मेंशन नहीं है इसका, तो इसलिए इनको रिवाइज किए जाने की बहुत ज़रूरत थी ताकि सुधार पे फोकस आ सके, कंट्री पे एज अ होल उसकी सिक्योरिटी पे फोकस आ सके, नए नए तरह के जो क्राइम्स हो रहे हैं उन पे फोकस आ सके। और इसलिए कॉलोनियल एरा के जो क्रिमिनल लॉज हैं उनको रिप्लेस किया गया है, राइट। इंडियन पीनल कोड 1860 रिप्लेस हुआ है बीएनएस से। देन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 रिप्लेस हुआ है बीएनएसएस से। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रिप्लेस हुआ है बीएसबी से। फुल फॉर्म लिखा हुआ है और मैंने पहले भी पढ़ दिया आपके लिए। ये जो 3 लॉज हैं ऐसा नहीं है कि अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, लाइक आई टोल्ड यू, इनको अगस्त 2023 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था उस लोकसभा के अंदर। उसके बाद एक 31 मेंबर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने इनको पेश किया गया इन लॉज को कि भाई ठीक है, आप इसको रिव्यू कर लो, कोई चेंजेस करने की जरूरत है तो बता दो। वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसको हेड कौन कर रहे थे, इस तरह की इंफॉर्मेशन याद रखनी है। बीजेपी एमपी ब्रिजलाल जी उसको हेड कर रहे थे, उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, जो 31 मेंबर्स की थी, और उसके सामने इसको रखा गया। रिव्यू के बाद जो रिवाइज्ड बिल था, सेकंड बिल, उसको फिर इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में अमित शाह जी द्वारा दिसंबर में, और फिर प्रेसिडेंट जी की मोहर या असेंट या अप्रूवल 25 दिसंबर को इन तीनों का लॉज को मिल गया, ठीक है। और अब इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई से हुआ है। तो एक एक करके अब हमको इनको देखना है। भारतीय न्याय संहिता 2023, इसके अंदर बेसिकली कुछ एक पॉइंटर्स जो नए आए हैं वो हम देख लेते हैं। पहला ये है रिटेंशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑफेंसेस। कुछ ऑफेंसेस जो आपने किए हैं वो पहले वाले ही लॉ से रिटेन किए गए हैं, यानी उनको रखा गया। कुछ नए जोड़ दिए। नए कैसे जोड़े हैं, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, ग्रुप रिलेटेड, अगर आप मॉब लिंचिंग करते हो, आप टेररिज्म से रिलेटेड और सख्त कानून डाले गए हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है, मिल करके रेप कर लिया किसी का, मिल करके एक्सटॉर्शन कर लिया, मिल करके एब्डक्शन कर लिया यानी अगवा कर लिया, इन सब से रिलेटेड भी अब कानून बनाया गया है। टेररिज्म की जो डेफिनेशन है उसको चेंज किया गया है। यूएपीए की जो डेफिनेशन होती है टेररिज्म की, उसको अडॉप्ट किया गया, यानी टेररिस्ट वो कहलाएगा जो कि नेशन की इंटेग्रिटी को खत्म कर रहा है या किसी भी तरह का टेरर आम जनता में फैला रहा है, तो उसको टेररिज्म के दर्जे में डाला जाएगा। और डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का इसमें प्रावधान रखा गया है। जो लोग टेररिस्ट की मदद करेंगे, राइट, किसी भी तरह से, तो 5 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान उनके लिए भी रखा गया है। फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो मैं आपको बता ही रही थी, अब ये आपके फाइनेंशियल स्कैम्स हो सकते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब मिलकर के पूरी प्लानिंग के साथ जो क्राइम किए जाते हैं, बड़े लेवल पे किए जाते हैं। किडनैपिंग हो गई, मनी एक्सटॉर्शन के लिए, फाइनेंशियल स्कैम्स हो गए, साइबर क्राइम हो गया, इन सबको ऑफेंसेस के अंदर डाला गया है और सजा का प्रावधान रखा गया है। मॉब लिंचिंग जो कि बहुत देखने को मिली थी अभी थोड़े ही टाइम पहले, तो इसके लिए भी अगर 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर के किसी का मर्डर या सीरियसली उसको इंजर करते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन एटसेट्रा, स्पेसिफिक ग्राउंड्स की वजह से, तो वहां वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। आजीवन कारावास से लेकर के मौत की सजा भी हो सकती है। सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं विमेन के अगेंस्ट होते हैं, उन पे भी स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है। और गैंगरेप के केस में जो थ्रेशहोल्ड एज मानी जाती है विक्टिम की, कि अब वो मेजर के अंडर में कैटेगरी में आएगी या माइनर कंसिडर की जाएगी, राइट। तो मेजर के लिए 18 इयर्स से 16 इयर्स कर दिया गया है उसको, फ्रॉम 16 टू 18, सॉरी उल्टा बोला मैंने, 16 से 18 कर दिया है। यानी 18 साल से अगर छोटी उम्र की लड़की का या लड़के का गैंगरेप होता है तो उनको माइनर कंसिडर किया जाएगा। 18 होना जरूरी है टू बी कंसिडर्ड अ मेजर, ठीक है। देन सेक्सुअल एक्ट्स और फॉल्स प्रोमिसेस, डिसेप्टिव सेक्सुअल एक्ट्स होते हैं, हम शादी कर लेंगे और उसको चलते जो बहुत एक कॉमन तरह का सेक्सुअल एक्ट देखने को मिलता है झूठे प्रोमिसेस पे, उसको भी क्रिमिनलाइज
किया गया है, धोखे में रखना या फॉल्स प्रॉमिसेस करके सेक्सुअल एक्टिविटीज में एंगेज करना किसी भी पर्सन को। देन ये एक बदलाव आया है सेडिशन से रिलेटेड रिविजन। सेडिशन क्या होता है? सेडिशन यानी आप जो सरकार अभी पावर में उसके खिलाफ अगर कुछ बोल रहे हो तो पहले आप सेडिशन को क्रिमिनलाइज किया जा रहा था, लेकिन इस नए कानून ने सेडिशन को एलिमिनेट किया है ऑफेंस के दायरे से। लेकिन अब देखो अप्लाई कानून ने तो किया है, पर होता है कितना नहीं होता वो अलग कहानी है, ठीक है। सो लेकिन सेडिशन यानी अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हो तो वो एक ऑफेंस नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप आर्म्ड रिबेलियन कर रहे हो या ऐसे एक्शन ले रहे हो जिनसे आपकी पूरी नेशन की एकजुटता खत्म होती है तो उसको डेफिनेटली ऑफेंस में डाला जाएगा। डेथ बाय नेग्लिजेंस, अगर गलती से किसी की, जैसे आप बिना इंटेंशन के कुछ कर रहे थे और उसकी वजह से किसी की मौत हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ ये हो जाता है, तो उस केस के अंदर जो पनिशमेंट है उसको बढ़ाया गया है। आप गाड़ी चला रहे थे, गलती से किसी का मौत हो गया, अनइंटेंशनल डेथ बाय नेग्लिजेंस, या आपने ध्यान नहीं रखा है और उसकी वजह से किसी की मौत हो गई है, सो उस केस में पनिशमेंट को बढ़ाया गया है। पहले 2 साल का था प्रावधान, अब 5 years किया गया, बिकॉज नेग्लिजेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज टू किलिंग समबडी। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनसे अगर नेग्लिजेंस से डेथ होती है तो उनका जो पनिशमेंट है वो 2 years का रखा गया है, ठीक है। ओके, देन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और जो जोड़ा गया है, कम्युनिटी सर्विस। कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जिनके लिए कड़ी सजा ना देकर के कम्युनिटी सर्विस, समाज कल्याण के कामों में लगा करके उनका रिफॉर्म करना, ये एक एंगल रखा गया है। मैक्सिमम प्रिजन पेनल्टी हिट एंड रन केस की, आप किसी को टक्कर मार देते हो, एक्सीडेंट कर देते हो और भाग जाते हो, फरार हो जाते हो, तो 10 years तक की रखी गई है, 5 to 10 years। और इस पे काफी सारे हाईवे पे जो ट्रक्स चलाते हैं लोग, उनका विरोध दिख रहा है, बिकॉज उनके केस में कि भाई अगर ऐसा हो जाता है तो हम फंसेंगे, राइट। सो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे बीएनएस के, राइट। बीएनएस का क्रक्स मैं आपको लास्ट में भी दूंगी। अभी हम चलते हैं बीएनएसएस पे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बीएनएसएस जो है वो सीआरपीसी के कुछ प्रोविजंस को अभी भी रखता है, लेकिन इसका मेन एम क्या था कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं उनको सिंप्लीफाई करना। एफआईआर होने में जितनी देरी होती है, ऐसा साक्ष्य लेने में यानी एविडेंस लेने में जितनी देरी होती है, केस सॉल्व करने में जितनी देरी होती है, सारे सिस्टम को थोड़ा स्मूथ करना, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो सबसे पहले डिटेंशन कंडीशंस के जो अंडर ट्रायल्स हैं, जिनके ऊपर केस चल रहा है, उनको हम पर्सनल गारंटी पे बेल या रिलीज हो जाते हैं ना, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर सिवियर क्राइम किया है तो इस तरह का रिलीज नहीं किया जाएगा। दूसरा, मेडिकल एग्जामिनेशन के अब पहले ऐसा होता था कि सब इंस्पेक्टर लेवल तक का व्यक्ति ही बोल सकता है या रिक्वेस्ट कर सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए सो एंड सो पर्सन का, लेकिन अब ये जो स्कोप है मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है या नहीं करवाना है, ये कोई भी पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट कर सकता है, सब इंस्पेक्टर लेवल का पर्सन होना जरूरी नहीं है, तो ज्यादा पावर दी गई है पुलिस ऑफिसर्स को। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू करेगा, और इसकी वजह से याद है आपको बहुत सारी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी, सेंटर्स खोले जाएंगे। सो कोई भी क्राइम जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, वहां पे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी है यानी कंपलसरी है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को एविडेंस कलेक्ट करने होंगे क्राइम सीन से, और उनको रिकॉर्ड भी करना होगा पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिकली। सैंपल कलेक्शन, जो इंसान अरेस्ट नहीं हो रहे आप उनका भी सैंपल कलेक्ट कर सकते हो, ये प्रोविजन दिया गया है। टाइमलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट रखी गई हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो है रेप विक्टिम की वो 7 दिन के अंदर अंदर सबमिट हो जानी चाहिए, जजमेंट 30 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम केसेस में 45 डेज के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। जो विक्टिम की प्रोग्रेस चल रही है उस पर अपडेट्स 90 डेज में, और चार्ज फ्रेमिंग के बाद जो केस हियरिंग है वो फर्स्ट हियरिंग 60 डेज के अंदर हो जानी चाहिए। तो हर चीज को टाइम बाउंड कर दिया है ताकि फास्ट ट्रैक डिसीजंस लिए जा सकें। 0 FIR रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस को भी रखा गया है। अब इसके तहत 24 घंटे के अंदर अंदर जो FIR है वो ज्यूरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन ट्रांसफर हो जानी चाहिए। यानी कि इसका क्या मतलब होता है, देखो जरूरी नहीं कि जो आप FIR कर रहे हो वो उसी पुलिस स्टेशन में करनी है जहां पे ये क्राइम हुआ है, आप FIR कहीं भी कर सकते हो, लेकिन उस पुलिस स्टेशन को ज्यूरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन में जो उसके दायरे में आता है वहां अपनी FIR ट्रांसफर कर देनी है विदिन 24 आवर्स, ताकि उसके खुद के पास 0 FIR रह जाए। तो इस तरह के प्रोसेस बनाए गए हैं। फाइनली भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, मैं थोड़ा फास्ट बताती हूँ बिकॉज बहुत बड़ा कंटेंट है और आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, मोटे मोटे पॉइंट समझ लीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम या साक्ष्य बिल, साक्ष्य यानी एविडेंस। सो यहाँ पे
अगेन कुछ चीजें रिटेन की गई हैं और कुछ नई डाली गई हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब अगर आपने कोई फोटो ले रखी है, कोई वीडियो बना रखी है, तो वो भी एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर डेफिनेशन को एक्सपैंड करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी ऐड किया गया है। जरूरी नहीं है कुछ रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी प्रेजेंट कर सकते हो। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन में क्या आते हैं? प्राइमरी एविडेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एनकम्पास करता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब प्राइमरी एविडेंस माने जाएंगे। अगर आपका कोई पीडीएफ फॉर्म में डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है, वो भी प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। ओरल एंड रिटन एडमिशंस, अब इनको सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। हैंड रिटन कोई एविडेंस है तो भाई हैंड रिटन तो आपको पहले चेक करवाना पड़ेगा सही है या नहीं है। ओरल है तो आप गलत भी बोल सकते हो, तो इनको सेकेंडरी माना जाएगा। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे हैं या अदरवाइज जो हमने पढ़े वो प्राइमरी है। ओरल एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक प्रोविजन रखा गया, यानी जो विक्टिम है वो अपनी गवाही इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी दे सकते हैं, ये प्रावधान रखा गया है। और जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि आपकी पेन ड्राइव हो गई, जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गई, ईमेल्स हो गए, इनको भी आप एज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा जो एक एंगल डाला गया है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उनका डाला गया है। ठीक है। देन कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी में बैठ के जो आप कन्फेशंस देते हो वो इनएडमिसिबल होंगे, यानी कि पुलिस ने अगर अपने सामने आपसे बयान लिया है तो उसको इनएडमिसिबल इन कोर्ट माना जाएगा अनलेस वैलिडेटेड बाय अ मजिस्ट्रेट, किसी मजिस्ट्रेट के सामने वो गवाही नहीं दी गई हो। ठीक है, ऐसा माना जाएगा आपसे दबाव में भी गवाही दिलवा ली हो। और जॉइंट ट्रायल का भी एक प्रोविजन रखा गया है कि भाई एक केस आपने रखा लेकिन एक पक्ष आया ही नहीं है तो आप बाकी केसेस का भी जॉइंट ट्रायल एक साथ में ले सकते हो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। क्लियर है जी। अब इसी को सपोर्ट करने के लिए मैंने आपको न्यू क्रिमिनल और ओल्ड क्रिमिनल, पर्टिकुलरली इंडियन पीनल कोड और भारतीय न्याय संहिता का एक पूरा ये कंपैरिजन दे दिया है। इससे बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जैसे पुराने इंडियन पीनल कोड में 511 सेक्शंस थे, नए वाले में 358 सेक्शंस हैं। टेररिज्म को लेके स्ट्रांगली बात की गई है, राइट। जेंडर को लेकर के ज़्यादा न्यूट्रल हुआ है ये। देन साइबर क्राइम्स को बहुत ज़्यादा जगह दी गई है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस को, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, फिनेंशियल हो रहा है घपला, उसको जगह दी है। होमोसेक्सुअलिटी जहाँ क्रिमिनलाइज थी पुराने वाले एक्ट के अंदर, नए वाले में इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। ब्लास्फेमी यानी रिलीजन के खिलाफ कुछ बोलना, जो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस थे पहले, बहुत बैलेंस्ड अप्रोच लाई गई है। मैरिटल रेप जो पहले रिकॉग्नाइज नहीं था उसको इस बार रिकॉग्नाइज और क्रिमिनलाइज किया गया है। इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, जहां ट्रेडिशनल मेथड से ही वो लॉ कानून को डाला जाता था, अब इसमें टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, इन सब का प्रावधान है। ठीक है। और पहले जो रिफॉर्म्स थे वो ज़्यादा पनिशमेंट ओरिएंटेड थे, अब जो हैं वो पनिशमेंट के साथ साथ रिहैब और रिफॉर्म एक इंसान के जीवन में है, उस पर भी फोकस है। तो बच्चा पार्टी, माय लवली स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी मेजर पॉइंट्स हमको इन क्रिमिनल लॉस के लिए करने थे। अब एक लास्ट पॉइंटर और देखिएगा, कुछ एक कमिटीज बनाई गई थी इन क्रिमिनल लॉ के रिफॉर्म्स को लाने के लिए। ठीक है। तो एक रीसेंट कमेटी जो कि 2020 में बनाई गई थी वो थी रणबीर सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी थी? रणबीर सिंह कमेटी। कि भाई आप पुराने क्रिमिनल लॉज पढ़ो और उनमें क्या रिफॉर्म कैसे होना चाहिए वो आप रेकमेंड करो। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2020 के अंदर एक कमेटी बनवाई थी और उसको हेड किया था प्रोफेसर डॉक्टर रणबीर सिंह जी ने, जो कि वाइस चांसलर थे नेशनल लॉ कॉलेज दिल्ली के। इससे पहले भी अर्लियर कमिटीज हैं जो बन चुकी हैं, जैसे कि माधव मेनन कमेटी बनी थी 2007 में, मलीमठ कमेटी बनी थी। ओके। तो ये दो और इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जो पहले गठित की गई थी। चलो मलीमठ कमेटी ना, हाँ आई रिमेंबर, मैंने यहाँ ईयर क्यों नहीं लिखा, आई हैड टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। चलिए बताइए मलीमठ कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, ईयर बताएंगे आप। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अब रिवीजन क्वेश्चन पे जल्दी से रुक करते हैं, सेशन ऑब्वियसली बहुत बड़ा हुआ होगा। चलिए पहला क्वेश्चन कमिंग योर वे। विच कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 2020 टू रिव्यू 3 कोड्स ऑफ क्रिमिनल लॉ? अब ये तो अभी अभी पढ़ा है तो आई होप आंसर कर पाओगे। 2020 में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कॉन्स्टिट्यूट की थी कमेटी, उसका नाम रणबीर सिंह कमेटी विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज स्नो ब्लाइंड मालवेयर? स्नो ब्लाइंड मालवेयर क्या है? याद करो, एंड्रॉइड फोन्स को अफेक्ट करता है, बैंकिंग से रिलेटेड मालवेयर है। रैंसमवेयर है क्या? नहीं, बैंकिंग मालवेयर है, बिल्कुल ठीक है। एंड्रॉइड यूजर्स को बैंकिंग क्रेडेंशियल को लीक करता है, बी विल बी द राइट आंसर। Who designed the Indian playing kit for Paris Olympic 2024? Indian playing kit,
जो खिलाड़ी उन ड्रेस को, यूनिफॉर्म को पहन के खेलेंगे, वो किसने डिजाइन किया है? JSW इंस्पायर ने किया है। ओके, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज लॉन्चिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट बैंक नोट्स विथ कटिंग एज होलोग्राफी, जिससे कि फिगर्स 3D में रोटेट हुए दिखते हैं? कौन सी कंट्री है ऐसी? जापान। 3 जुलाई से इनके करेंसी नोट्स लॉन्च हो जाएंगे। को इन्वेंटर ऑफ डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड, फ्रैंक डकवर्थ, जो हाल ही में पास अवे हो गए, उनका जो DLS मेथड था इंटरनेशनल क्रिकेट ने सबसे पहले कब यूज किया? इन विच ईयर DLS मेथड वॉज फर्स्ट यूज इन इंटरनेशनल क्रिकेट? 1997 will be the right answer. Okay. In which district of Uttar Pradesh will the first bioplastic park be set up? उत्तर प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बायोप्लास्टिक पार्क सेटअप किया जाएगा 2000 करोड़ की लागत से? लखीमपुर खेड़ी। ओके, और ये आपका क्वेश्चन है, नेम द हरिकेन दैट ग्रू ऑन एक्सट्रीमली डेंजरस कैटेगरी 4 और ये कैरेबियन विंडवर्ड आइलैंड पे मैसिव डैमेज कर सकता है। तो बस ये था आज का सेशन, अब मिलेंगे कल। अब मैं ज़्यादा और बिल्कुल टाइम नहीं लूंगी, सेशन ऑलरेडी बड़ा है। आज आपके 3 और वीडियोस आने हैं, स्लॉट्स शेड्यूल देख लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी नाइस डे, सी यू इन 6 मंथली करंट अफेयर टुडे, बाय बाय।